Welcome to Synthesis Institute Bikaner. I am Mayur, Faculty of Mathematics in Synthesis Institute Bikaner. दोस्तों, this is my introduction. And so friends, let's talk about the official mobile application of Synthesis Institute. फ्रेंड्स, ये सिंथेसिस का मोबाइल एप्लीकेशन है सिनडिजी, जिसको आप लोग गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को पेड कोर्सेज के साथ साथ फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। बेसिकली इसके अंदर दो तरह के कोर्सेज रहेंगे, प्री मेडिकल कोर्सेज एंड प्री इंजीनियरिंग कोर्सेज। प्री मेडिकल कोर्सेज के अंदर आप लोग देखोगे तो आपको तीन तरह के कोर्सेज मिलेंगे। डायनामिक कोर्स जो कि 12th पास स्टूडेंट के लिए है, और मोमेंटम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, एंथेसिस 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग कोर्सेज की अगर बात करें तो थ्रस्ट कोर्स 12th पास स्टूडेंट के लिए, इंटेंसिटी फॉर 12th क्लास स्टूडेंट एंड 11th क्लास के बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स है। इन कोर्सेज के अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्री मेडिकल के जो तीन कोर्सेज थे उनके फीस ये हैं, और तीनों कोर्सेज की जो फीस हैं वो पर मंथ बेसिस पे रहेगी। और इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये प्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इसकी भी फीस जो है वो पर मंथ बेसिस के ऊपर है। दोस्तों, फॉर मोर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन you can visit our official website www.synthesis.ac.in and you can call us on the given number, and this is our YouTube channel Synthesis Institute, and follow us on Facebook. Our Facebook page is synthesis.ac.in. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स मेंटर मयूर सिंथेसिस के YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक पेपर का, मैथमेटिक्स के पेपर का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व ए पेपर, यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रहते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस पेपर की मार्क वाइज या फिर स्टेप वाइज मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन 10th मैथ्स सैम्पल पेपर 2020-21। क्लियर है स्टूडेंट? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके पेपर के जनरल डिस्कशन के बारे में बात करें हम लोग, तो पूरा पेपर आपको, पूरे पेपर के लिए जो टाइम गिवन होता है को 3 आवर्स का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स। क्लियर है? 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आप लोगों को। और पेपर के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की पहले बात करते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको दो सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सेक्शन 1 मिलेगा, और इसके अंदर सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, और इनमें 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी, यानी कि एक क्वेश्चन की जगह पर 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेक्शन 2 जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, और चारों क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। दोस्तों, बेसिकली केस स्टडी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, जो भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी होती हैं हमारे सिलेबस में, उसको हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर रिलेट करके वही चीज़ें पूछी जाती है। क्लियर है? और ईच केस स्टडी के अंदर 5 केस बेस्ड सब पार्ट रहेंगे, यानी कि एक केस स्टडी के अंदर
5 क्वेश्चंस रहेंगे और वो सभी क्वेश्चन MCQ टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि आपको कुछ चॉइसेस गिवन होगी, उसमें से एक आपको करेक्ट टिक मार्क करना है। क्लियर है? और इन 5 सब पार्ट्स में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन और सभी के लिए जो मार्क्स मिलेंगे आपको 5 मार्क्स ईच रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर भी 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जहां पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तो था पेपर का ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं इसके सैंपल पेपर का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, यानी कि 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 180 है और इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 3 है और इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। दे रखा है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 3 देन फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी अगर 2 गिवन नंबर है, हमें मान लीजिए वो नंबर है x और y, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके LCM ऑफ एक्स वाई, यानी कि इन दोनों नंबर्स के LCM और इन दोनों नंबर्स के HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जो जो वैल्यूज गिवन है इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देते हैं। जैसे x इंटू वाई हमें गिवन है 180, तो यहां लिख दिया हमने 180। LCM ऑफ x एंड y हमें पूछा है, LCM ऑफ दीज 2 नंबर हमें फाइंड करना है और HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज गिवन एज 3। तो यहां से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो LCM ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 180 और 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो दैट विल बिकम 60। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। अब जिसने ये वाली आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके लिखी है उसको हाफ मार्क्स मिलेगा और जिसने यहां तक पूरी वैल्यू निकाल के दिखाई है उसको कंप्लीट 1 मार्क। क्लियर है? इसके इंटरनल चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन गिवन था उसकी बात करें, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो दोस्तों हमें ये बात पता है कि जितने नीचे नंबर ऑफ जीरो, डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं यहाँ पे उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आता है ना, इतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता है, यूं कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं 43205 और नीचे है 2 टाइम्स, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 43.25 हो जाता है इसी तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज नीचे बन रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम हो गया, इसको नोट करते हैं यहाँ पर 87 और 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 है। तो दोस्तों हमारे पास 5 जो है वो 4 टाइम्स है लेकिन 2 ओनली 1 टाइम्स है, तो हमें 10 के पेयर्स बनाने हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14587 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 14587 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 और नीचे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4। तो नीचे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 है, तो इसका मतलब ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो फाइनली ये लाइन लिखेंगे, इट विल टर्मिनेट आफ्टर
4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दे रखा है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका सम ऑफ जीरोज दे रखा है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दोस्तों हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं px, जिसकी वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके अगर मान लेते हैं दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जो जीरोज होता है उसकी वैल्यू होती है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है c/a के। तो कंपेयर करते हैं दोस्तों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, इसमें वैल्यू गिवन है 3x² kx प्लस 6 इज, ठीक है, यहां तक हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं। अब दे रखा है अल्फा प्लस, मान लेते हैं इसके जो जीरोज हैं और अल्फा और बीटा है उनका सम कितना है 3 है ना, ये गिवन है हमें। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -b/a है। अब हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि एक तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है 3, और दे रखा है इसके अगर कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ पे 3 और b की वैल्यू मुझे मिल जाती है -k। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 पुट किया, b की वैल्यू -k पुट कर दी हम लोगों ने, और a की वैल्यू हो गई 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू आपको मिलेगी 9। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the pair of linear equation 3x plus y is equals to 3 and 6x plus ky is equals to 8 does not have a solution। तो दोस्तों अगर दो हमें कोई लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म में दे रखी है, मान लेते हैं ax1, इस तरह से लिखेंगे इसको, मान लेते हैं दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर दोस्तों इन दोनों इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? तो यही चीज, यही कंडीशन इन लाइंस को भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, और इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेंगे तब हमें k की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद a1 की वैल्यू यहां से देखें तो इसको चेंज करना पड़ेगा पहले इक्वेशन को, है ना। 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस ky इज इक्वल टू -8 है ना, -8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? वैसे हमें x a1 और b1 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, c को चेंज यहाँ ना लाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल इन दोनों को इक्वल करना है। तो 3/6 a1/a2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3/-8। तो इन दोनों को इक्वेट जब करेंगे तो हमें मिलेगा 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और सभी 1 मार्क के क्वेश्चन थे। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट्स ₹1,500 and 6 chair and 1 table cost ₹2,400 form linear equation to represent this equation। यानी कि इस सिचुएशन को हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है, और हमें जो अमाउंट दे रखा है वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर दे रखा है, यानी कि 3 चेयर और 1 टेबल का जो बंच है उसके लिए हमें इतना पे करना होता है, और 6 चेयर और 1 टेबल का जो बंच है उसके लिए हमें इतना पे करना होता है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट
कॉस्ट ऑफ 1 chair इज इक्वल टू ₹X। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू ₹Y। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि एक टेबल की जो कॉस्ट है वो ₹Y है और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो X है। तो अब ये कहता है कि 3 चेयर्स, तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू X, ये 3 चेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी, प्लस 1 टेबल की कॉस्ट है ना, तो 1 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी Y। इनका पूरा अमाउंट है 3 टेबल की कॉस्ट प्लस 3 चेयर की कॉस्ट प्लस 1 टेबल की कॉस्ट मिलकर के कितना अमाउंट बना देते हैं, 1500। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 1500। इसी तरह से बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। तो सेकंड सिचुएशन के अंदर दे रखा है 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट। तो यानी कि 6 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी, 1 चेयर की कॉस्ट है x, तो 6 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 6x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट है ₹Y। तो ये हो जाएगा कितना है, कितना अमाउंट बनाते हैं ये 2400। तो फाइनली ये इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस y दैट इज इक्वल टू 2400। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है दिस सिचुएशन को। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है आपको इज 0, यानी कि इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो 0 है, यानी कि हमें टर्म नंबर फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 0, यानी कि जो tn है या फिर जिसको हम लोग an कहते हैं वो किसके इक्वल है, 0 है। अब हमें दोस्तों ये पता है कि an जो होता है उसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल जाती है 27 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें दिस सीरीज के अकॉर्डिंग कितनी मिल जाती है, दो नेबरिंग जो टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये डिसेंडिंग सीरीज है तो d इसका हो जाएगा -3। तो 24 माइनस 27 है ना, तो -3 हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं अब इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो an की वैल्यू तो हमें दे रखी थी 0, हमने अज्यूम करी है। a की वैल्यू हो गई दोस्तों 27, n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, d की वैल्यू है -3। ठीक है, d की वैल्यू है -3। तो बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा -3n और ये हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये -3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3n और इधर बन जाएगा 27 and 3 30। तो n की वैल्यू जो आपको मिलेगी 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है। तो n की वैल्यू 10 मिली है, यानी कि nth टर्म विल, n की वैल्यू यहां पुट करेंगे जो अज्यूम किया था, तो 10th टर्म इज 0। कौन सी टर्म 0 है, 10th टर्म 0 है। अब इसके इंटरनल चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन गिवन था उसकी बात करते हैं। ये भी सिमिलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, an इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 4, फाइंड a की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। हमें पता है an इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है 4, a की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू कितनी है -4। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 इज इक्वल टू a प्लस, ये कितना बन जाएगा 6 इंटू -4, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू a माइनस हो जाएगा 24। क्लियर है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 24, उधर आके प्लस का प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 28। क्लियर है स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड थे और सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। x की वैल्यू जो होती है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से लिखते हैं दोस्तों फॉर्मूला। अब दोस्तों इसके अंदर आप लोग देखोगे
कि जो इसकी दो वैल्यूज मिलेगी, है ना, x की दो वैल्यूज मिलती है। एक बार प्लस लेंगे इसकी वैल्यू, जो भी ये कंपोनेंट आएगा इसकी वैल्यू प्लस लेंगे तब ये डिफरेंट वैल्यू आएगी, और माइनस लेंगे तब डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो दोस्तों अगर मान लो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाए, तब इस नंबर में +0 करके निकालेंगे तब भी वही चीज आएगी, और इस नंबर में -0 करके निकालेंगे तब भी वही चीज आएगी। तो कहने का मतलब x की वैल्यू दोनों ही केसेस में प्लस लेने पर और माइनस लेने पर इक्वल कब आती है, जब ये 0 हो जाए, है ना। तो फॉर इक्वल रूट हमें कंडीशन पता है, फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है कि b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब इस इक्वेशन के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो b की वैल्यू यहां पर हो जाती है 6k, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 इंटू c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव है, तो उस तरफ जाएगा तो ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36k² और इधर जाके ये हो जाएगा पूरा पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से k² की जब वैल्यू देखेंगे तो आएगा 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 36, 4 9 जा 36, 9 से 9 कैंसिल, तो k² की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी √4 दैट विल बिकम ±2। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये 6th क्वेश्चन जो था वो किसके ऊपर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था। जिसने ये कंडीशन लिखी थी यहां तक, या फिर इस वैल्यू पुट करने के बाद जो कंडीशन लिखी थी उसके लिए हाफ मार्क्स थे, और पूरी k की वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीट 1 मार्क था। क्लियर है स्टूडेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के 3 तरीके हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, और थर्ड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जनरली हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं जब फैक्टराइज करना इजी हो, तो ये इजी सी इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0, तो आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है 10x²। तो हम लोग 7x को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर, 5x + 2x, क्योंकि 5x + 2x मिलकर के 7x और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 10x²। क्लियर है इतनी बात, ये बहुत बेसिक चीज है, आप सभी लोगों को पता होगी। x + 5 + 2 यहां से कॉमन लेने के बाद x + 5, ठीक है। अब पूरे में से x + 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाएगी, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो -5, और जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो -2। तो दीज आर द 2 zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a। अब दोस्तों इसके अंदर मार्क्स की स्टेप वाइज मार्किंग की अगर बात करें तो जिसने ये दो फैक्टराइज किए हैं उसको हाफ मार्क्स, और फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यूज निकाली है उसके लिए कंप्लीट 1 मार्क था। यहां तक जिसने लिखा उसके हाफ मार्क्स, और यहां तक जिसने किया उसके 1 मार्क। इंटरनल चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है उसकी बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हैज नो रियल रूट्स। ठीक है दोस्तों, रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, ऐसी a की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दोस्तों तो यहां पर एक करेक्शन तो ये हो गया कि इसके अंदर 30ax² नहीं है, ये 30ax² नहीं है, ये कितना है 3ax² है। क्लियर है। तो रियल रूट्स अगर नहीं है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अगर इसके रियल रूट्स नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, b² - 4ac < 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। तो दोस्तों ये अगर इसके अंडर द रूट जो क्वांटिटी है वो माइनस रहेगी तो हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलती है।
तो ये अगर लेस देन 0 है तभी इमेजनरी रूट्स आ सकते हैं। तो ये कंडीशन हम लोगों ने लिखी कि रियल रूट नहीं है, दैट मीन्स इमेजनरी रूट है ना। तो रियल रूट नहीं है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि -6 दिखाई दे रही है आपको, तो बी की वैल्यू पुट कर दी। -4 इंटू ए की वैल्यू आपने देखा कि कितनी है, 3a है, और सी की वैल्यू आपने देखा कि 1 है। अब ये लेस देन 0 है, तो ये हो गया दोस्तों 36 माइनस 12a लेस देन 0। 36 लेस देन 12a, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12a इज ग्रेटर देन 36। तो a की वैल्यू आ जाएगी 36/12 दैट इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 3। क्लियर है स्टूडेंट इतनी बात? ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 3, यानी कि a की अगर वैल्यू 3 से बड़ी ले लेते हैं तो ये इक्वेशन आपको नो रियल रूट्स देगी, यानी कि इमेजिनरी रूट्स देगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप लोग देखोगे, ये थोड़ा सा डायग्राम ब्लर है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये जो PQ टेंजेंट है इसकी लेंथ 28 है, और यहाँ पर पॉइंट है L, और ये वाला पॉइंट है N, और ये वाला पॉइंट है M, और ये है Q, और ये है पॉइंट T। क्लियर है? अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सर्कल के लिए, किसी एक सिंगल सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पर देखिए ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बनाई गई है PQ और PT, तो इनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमें पता है PQ इज इक्वल टू PT। क्लियर है दोस्तों? अब PQ को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लिख सकता हूं, कैसे? PL इज इक्वल टू PQ, PL प्लस LQ, है ना, और PT को मैं लिख सकता हूं PM प्लस MT। ठीक है, हमें पूछा क्या इसके अंदर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM, यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। वैल्यू गिवन है केवल एक साइड की PQ की, तो हमें चेंज करना है PQ वाली साइड के अंदर, किस लिए? तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर चेंज किया है, PQ को पार्ट वाइज ब्रेक कर दिया, PT को भी पार्ट वाइज ब्रेक कर दिया। अब आप लोग देखोगे दोस्तों कि ये L जो पॉइंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे भी दो टेंजेंट ड्रॉन हो रही है, LQ और LN। ठीक है, तो यहां पर ये लिखना LQ इज इक्वल टू LN, एंड ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है M, तो MN से एक टेंजेंट ड्रॉन है MN, और उसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉन है MT, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग LQ और MT को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो PQ प्लस LQ की जगह मैं लिख देता हूं LN इज इक्वल टू PM प्लस MT की जगह मैं लिख देता हूं MN। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज हो गई यहां तक। आगे बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, है ना। तो हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम होता है, PLM। ट्राइंगल PLM की पेरीमीटर जो है वो क्या है, साइड PL प्लस LM, साइड PL प्लस LM प्लस PM। अब दोस्तों देखेंगे कि LM जो है उसको भी पार्ट वाइज ब्रेक करके लिखा जा सकता है। पार्ट वाइज कैसे ब्रेक कर सकते हैं, PL LM को लिख दिया LN प्लस MN प्लस PM, LM प्लस LN प्लस MN, इस तरह से लिख दिया LM को। क्लियर है इतनी बात? अब दोस्तों यहां पे आप लोगों ने देखा कि जो PM प्लस MN था उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी PL प्लस LN, है ना। यहाँ पे देखो PM प्लस MN है जो किसके इक्वल है, PQ प्लस LN के, है ना। तो इसको चेंज कर देते हैं, है ना, इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर PL आएगा, PQ नहीं आएगा ना, ये PL था। ठीक है, तो MN प्लस PM की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PL प्लस LN, है ना। तो ये PL प्लस LN ऑलरेडी है, और इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, PL प्लस LN। तो देखोगे आप 2 टाइम्स ऑफ PL हो गया और 2 टाइम्स ऑफ LN हो गया, तो 2 टाइम्स PL प्लस LN।
अब आप देखोगे कि ln को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है pq की। अब pq जो है उसकी वैल्यू को यूज करना है तो pq की लेंथ आनी चाहिए। अब pl प्लस ln आ रहा है, तो क्या मैं ln को lq लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ln और lq इक्वल है, 2pl प्लस lq लिख सकते हैं। अब 2 टाइम्स, अब pl प्लस lq किसके इक्वल है? pl प्लस lq ये इक्वल है pq के। अब pq की लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? 28, तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM है वो कितना है? 56 सेंटीमीटर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दे रखा है इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, और दे रखा है आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो हम लोगों को ईच टेंजेंट की लेंथ पूछी है, यानी कि किसी भी एक टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर लीजिए, दूसरी भी उसके इक्वल हो जाएगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिससे हमने दो टेंजेंट बनाई है, ठीक है, इसका पॉइंट है P, और ये मान लिया हम लोगों ने M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। तो दोस्तों कि जो किसी भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करवा देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, और इस टेंजेंट और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज क्लियर है? अब दोस्तों ये पूरा एंगल जो है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है। अब सेंटर को उस पॉइंट से जो ज्वाइन करवाने वाली लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये हो जाता है 30 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो ये इतना डायग्राम बना के दिखाना है आप लोगों को। क्लियर है? इतना डायग्राम बना के दिखाएंगे तो फिर आप लिखेंगे इसके अंदर इन ट्राइंगल PMO हम लोग tan थीटा का रेशियो देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, तो tan 30। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? OM हो गया, और बेस क्या हो गया इस थीटा के लिए? PM हो गया। अब OM क्या है? रेडियस है ना, और रेडियस इस सर्कल की दे रखी है 3, और PM टेंजेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 3/PM। तो PM की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3√3, और जितना PM है उतना ही PQ है, और दोनों की वैल्यू है 3√3 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है? ये हमेशा जब भी किसी भी सेंटर से आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस बनाते हैं तो वो रेडियस जो बनेगी और उस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल रहता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है? यही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। दे रखा है इफ PQ इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और PQ टेंजेंट है एट पॉइंट P कोई पॉइंट है, उसके ऊपर टेंजेंट है PQ। ठीक है? P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से ये बात पता लगी। ठीक है? इफ ट्राइंगल OPQ, तो ये O था, अब ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप, OPQ एक ट्राइंगल बन गया, OPQ एक ट्राइंगल बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोस्तों, फिर से वही बात, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस, यहां पर एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्रीज का होगा। ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताया है, ये 90 डिग्री का हो गया। तो दोस्तों अगर राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके अंदर क्या क्या इक्वल हो सकते हैं? परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड है। तो इसको लिखेंगे since triangle OPQ is an isosceles triangle, that means side OP is equals to PQ। इसका मतलब क्या हो गया? इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल Q is equals to एंगल O। ठीक है? एंगल Q is equals to एंगल O। अब ये एंगल P पहले से
90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है और दोनों इक्वल है एंगल, तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल Q से। यहाँ पे एक लाइन ये और लिख सकते हैं ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए। Since angle P is equals to 90 degree, so angle Q is equals to angle O, दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दोनों 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसको बना लेते हैं पहले। एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। D इसका मिड पॉइंट है, अच्छा मिड पॉइंट नहीं है, खाली पॉइंट है D और यहां कहीं है E। पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है, पैरेलल टू BC। तो दोस्तों इस तरह की अगर कंडीशन है किसी ट्राइंगल के अंदर तो उसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसी होती है वो पहले बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन C। ठीक है, अब दोस्तों वैल्यूज क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। AD 2 सेंटीमीटर है, AE गिवन है कितना, AE गिवन है 2 सेंटीमीटर और AD गिवन है 3 सेंटीमीटर। BD गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो CE की वैल्यू हम लोग अज्यूम कर ले x और यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू दे रखी है 3 और BD की वैल्यू दे रखी है 4.5 और यहां दे रखा है AE की वैल्यू दे रखी है 2 और CE की वैल्यू है x। ठीक है, लेट कर लेना है यहां पर, लेट CE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए 3x। 4.5 का डबल कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/3, दैट विल बिकम 3। तो CE जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है और x कितने के इक्वल है 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो किसी भी लाइन सेगमेंट को, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसको। मान लेते हैं हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट है AB, तो उसको किसी मान लो डिजायर्ड रेशियो के अंदर मान लो 5:3 के अंदर डिवाइड करना है, हमें 5:3 के अंदर डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन सेगमेंट खींचते थे किसी भी एंगल के ऊपर, फिर एक पर्टिकुलर लेंथ का आर्क खोल करके इक्विडिस्टेंट आर्क लगा देते थे। इसको नाम देते थे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इस तरह से। फिर इसी साइड के पैरेलल एक और लाइन बना लेते थे सेम एंगल के ऊपर। जितने एंगल के ऊपर ये वाली लाइन बनाई थी उतने ही एंगल के ऊपर ये वाली लाइन बना लेते थे। और इसको भी हम लोग उसी आर्क की लेंथ, जहां पर जितनी लेंथ का आर्क यहां बनाया था उसी लेंथ के आर्क से इसको भी पार्ट वाइज, इक्विडिस्टेंट पार्ट वाइज ब्रेक कर लेते हैं और इसमें नाम हो जाते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना होता था कि आपको 5:3 के अंदर डिवाइड करना है। तो इसका तो आप पॉइंट पकड़ते थे A5, है ना, A5 ये रहा, A5 पकड़ते थे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और 5:3 है ना, तो 3 किसका पकड़ेंगे, इसका पकड़ेंगे 3, B3 है ना, ये B3 पॉइंट हो गया। फिर इन दोनों को ज्वाइन करवा देते थे। तो ये जो साइड आई है ये मान लेते हैं C पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो ये जो C पॉइंट कट करेगा वो 5:3 के अंदर डिवाइड करेगा।
सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर क्या देखना था, यहाँ देखा ये सेम एंगल के ऊपर दो लाइंस बनाई हुई है, यहाँ पर 8th पार्ट है और यहाँ पर 5th पार्ट है, तो डिजाइड रेशियो क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। क्लियर है, इतना सा क्वेश्चन था, सीधा रेशियो लिखना था आपको। ठीक है, सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका 8th पार्ट है, इसका 5th पार्ट है, तो ये 8:5 इसका रेशियो हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 है और ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू एक्यूट एंगल है। बी इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। एक्यूट एंगल का मतलब है कि बी जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल है। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी की बात करें तो ये दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू अगर 1 है। अब जो जो वैल्यूज गिवन है मैं पुट करता हूं। ए की वैल्यू मुझे गिवन है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री पुट कर दी। बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो एज इट इज छोड़ दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप लोगों को कॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1/2, तो कॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस की लाइन के अंदर 1/2 कौन से एंगल पर वैल्यू मिलती है, तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो यहां से कंपेयर करके देखें तो एंगल बी जो है उसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और एंगल बी क्या है, एक एक्यूट एंगल भी है। क्लियर है स्टूडेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू दे दी, एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस y की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या x का वैल्यू दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो x प्लस वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई की जो वैल्यू है उसमें x की जगह पे x की वैल्यू रख दी, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू रख दी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे 2 कॉमन आ गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये पूरा ब्रैकेट वाली क्वांटिटी बन जाएगी 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1, दैट विल बिकम 3। सो द x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डायमीटर ऑफ in a circle of diameter 42 centimeter if an arc subtends an angle of 60 degree। यानी कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक कोई आर्क है, मान लेते हैं ये आर्क AB जो है वो सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, इसका सेंटर मान लेते हैं O है। ठीक है, अब डायामीटर हमें कितना गिवन है, डायामीटर हमें कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। दोस्तों इसी फॉर्मूले से हमारा सरकमफेरेंस बनता है। अब सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, जब आर्क कितना हो जाए, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो अब आर्क है वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 360 बनाएगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 360, तो 360 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1, तो 2 पाई आर इंटू 1, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस के लिए इसीलिए सरकमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई आर होती है। क्लियर है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर गिवन जो वैल्यू है वो हमें किसकी है, एक तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और एक आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 अपॉन 2, दैट विल बिकम 21 सेंटीमीटर। इसके अंदर पुट कर देते हैं, सो द लेंथ ऑफ आर्क विल बिकम
2 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है, क्वेश्चन के अंदर सजेस्टेड है। आर की वैल्यू है 21 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 6 टाइम कैंसिल होगा। ये कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 टाइम कैंसिल होगा। ये फिर से 2 टाइम्स और ये 2 से 2। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी, आर्क की लेंथ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई आर मेड बाय melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम से जनरेट किए गए हैं 12 स्फीयर्स। ठीक है, तो यानी कि इन 12 स्फीयर्स का जितना वॉल्यूम है वो टोटल करके इक्वल होगा किसके? सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 12 वॉल्यूम का जो स्फीयर है, एक वॉल्यूम का स्फीयर, ईच स्फीयर लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर इंटू 12, ऐसे 12 स्फीयर्स है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई और उसकी रेडियस का क्यूब। ठीक है, और मान लेते हैं जो सिलेंडर है उसका रेडियस ऑफ बेस जो है वो स्मॉल आर है और हाइट जो है वो स्मॉल एच है। क्लियर है? तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू इट्स हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब हम लोगों को गिवन क्या है? हम लोगों को गिवन ये है कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर डायामीटर है बेस का, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है? हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन के अंदर वापस से पुट कर देंगे तो 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पाई आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना है? 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 16 है ना। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 3 4 जा 12 है ना, ये हो गया। अब यहां पर ये देखिए ये बन गया यहां पर 16 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16 हो गया यहां पर 16 है ना। ये 16 से 16 1 टाइम कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 1 दैट विल 1 है ना। तो आर की वैल्यू हमें, कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ स्फीयर था, उसकी वैल्यू मिली है 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ ए डाइस। यानी कि 2 डाइस को फेंका गया है, आपको डबलेट चाहिए, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो आउटपुट है, जो आउटकम है वो एक जैसा होना चाहिए। तो कैसे कैसे फेवरेबल केस है? देखिए दोस्तों, इस तरह से हो सकता है, पहली डाइस के ऊपर भी 1, दूसरी डाइस के ऊपर भी 1, पहली डाइस के ऊपर 2, दूसरी डाइस के ऊपर भी 2, तीसरी डाइस के ऊपर 3, चौथी डाइस दूसरी डाइस के ऊपर भी 3।
ये पहली डाइस का आउटकम और ये दूसरी डाइस का आउटकम, ये पहली डाइस का आउटकम, दूसरी डाइस का आउटकम। इसी तरह से पहली डाइस के ऊपर 4, दूसरी डाइस के ऊपर भी 4। इसी तरह से पहली डाइस के ऊपर मान लीजिए 5 आ गया, दूसरी डाइस के ऊपर भी 5। इसी तरह से पहली डाइस के ऊपर 6 और दूसरी डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए तो ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। इसके अलावा और भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितनी फेवरेबल आउटकम हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। और ऐसी कितनी सिचुएशंस बन सकती है? 36 सिचुएशन बन सकती है। कैसे? जैसे 1 का 1 ये हो सकता है, पहली डाइस के ऊपर 1, दूसरी डाइस के ऊपर 2, पहली डाइस के ऊपर 3, 1, दूसरी डाइस के ऊपर 3। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितने हो सकते हैं? 36। चूंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी कितना हो गया? 1 नहीं है। फेवरेबल केस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस इज इक्वल्स टू, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6 और टोटल केसेस कितने हैं? 36। तो 1/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन विद व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम? ठीक है, अब कार्ड के अंदर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की, है ना, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर हम लोगों को एक ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोस्तों ब्लैक क्वीन 2 केसेस में मिल सकती है। एक तो जब कार्ड किसका हो? स्पेड का हो, तब ब्लैक क्वीन मिल सकती है, और एक जब कार्ड क्लब का हो तब ब्लैक क्वीन मिल सकती है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम हो गए 2, और टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम 52 कार्ड्स है ना, तो 52 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 52। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। ठीक है, ये दोनों ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इंटरनल चॉइस गिवन थी, एक क्वेश्चन करना था। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट का ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पार्ट ए का सेक्शन सेकेंड। तो दोस्तों आज का सेशन अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की इंफॉर्मेशन भी आप सभी बच्चों तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।